तो हम बात कर रहे थे कि बेसिक स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होगी। अगर वो सिंगल होगा, मैरिड फाइलिंग सेपरेटली होगा, तो उसके लिए 2025 के लिए जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो कितनी होगी, 15,750। और मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली और क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस के लिए कितनी होगी, 31,500, 31500। और हेड ऑफ हाउस होल्ड के लिए 23,625। अब हमें कैसे याद होगी, ये हमने देखना है। तो ये आपने एक याद रखनी है बस, 15,750। इसका जो डबल होगा वो हो जाएगा आपका मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली और आपका QSS क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस। इसको अगर 15,750 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो ये कितना हो जाएगा, 31500। और अगर आप 15,750 को 1.5 से करोगे तो ये हो जाएगा 23,625। ये आपका इतना डॉलर अमाउंट के क्या मिल जाएगी आपको, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। तो ये आपने याद रखनी है। आपको कुछ इंस्टीट्यूट में ये भी बोलेंगे कि ये याद नहीं रखनी, लेकिन ये आपको याद रखनी है। मैं बोलता हूँ कि आपको ये याद रखनी है। जहाँ पे नहीं याद रखना होगा मैं वो भी बताऊंगा कि आपको यहाँ याद नहीं रखना, लेकिन यहाँ पे ये आपको याद रखनी है। तो क्या बात बताई है मैंने, QBID इज ए सब्ट्रैक्टेड आफ्टर द स्टैंडर्ड और आइटमाइज्ड डिडक्शन, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कंपैरिजन। मतलब जो है QBID जो है वो आइटमाइज्ड डिडक्शन के साथ ऐड करके उसका कंपैरिजन हम कभी भी नहीं करते। और शेड्यूल 1A डिडक्शन जो है वो स्टैंडर्ड और आइटमाइज्ड डिडक्शन दोनों से क्या होती है, अलग होती है। ये भी आपको बात पता होनी चाहिए और ये इम्पोर्टेंट है इस एग्जाम के लिए, इसको ध्यान रखना है आपने। अगर आपने कोई भी पुराना सिलेबस पढ़ा हुआ है तो ये चीज़ आपके पास याद रहनी चाहिए। इसलिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल अप टू डेटेड पढ़ा रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में आएगा। तो ये आपने देखना है। तो उसके बाद बात करते हैं हम कि एक एग्जाम्पल देखते हैं, उस एग्जाम्पल से हमारा बहुत कुछ क्लियर होगा। तो क्या लिखा है, ओलिवा की HOH है और उसकी AGI कितनी है, 96,000 है। और आइटमाइज है उसकी कितना, 22,900। और QBID कितनी है, 8,000। टैक्सेबल इनकम बतानी है हमने। तो सबसे पहले हम क्या कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन और आइटमाइज के बीच में हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो दोनों में अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो कौन सा आ रहा है, कंपैरिजन करते हैं स्टैंडर्ड और आइटमाइज में। तो जो हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो कितना है हमारा, HOH के लिए यहाँ क्या लिखा है, ओलिवा क्या है, HOH है। तो HOH है तो उसकी जो लिमिट है वो कितनी हो जाएगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो लिमिट है वो हो जाएगी 23,625। और जो हमें QBID दी हुई है वो कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 2290। तो दोनों में से हमने क्या देखना होता है हमेशा, ग्रेटर, मोर। तो यहाँ ग्रेटर कितना है, 22,900 और 23,625 में है कितना है, 23,625 क्या हमारा ग्रेटर है। तो जो टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी थी, वो 96,000 थी। ये हमारी क्या थी, AGI। इस AGI में से हमने माइनस किया क्या, QBID, क्योंकि स्टैंडर्ड और इसमें से देखना था। तो ये 23,625 लेस हो गया। और उसके बाद जो हमारा, नहीं ये था क्या हमारा, ये था हमारा आइटमाइज। आइटमाइज हमने लेस कर दिया और उसके बाद हमने QBID यहाँ से माइनस करना है। तो QBID कितनी है, 8,000। तो ये माइनस करेंगे तो जो हमारा आएगा वो आएगा 64,375। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी एक टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी लगभग सेम क्वेश्चन है
जिसको आपने खुद से करना है। अगर खुद से करोगे तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी ज़्यादा क्लियर होगी। अब बात करते हैं हम एडिशनल स्टैंडर्ड डिडक्शन की। तो मैं आपको बता देता हूँ एडिशनल स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है। तो जो है एडिशनल स्टैंडर्ड डिडक्शन में सबसे पहले, जो अगर आप सिंगल हो या फिर आप एच हो तो आपको 2000 की एज क्वालिफाइंग कंडीशन में आपको कितना मिलेगा। सिंगल और एच के केस में आपको 2000 की क्या मिलेगी, एडिशनल क्या मिलेगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। अगर आपकी एज 65 साल या उससे क्या है ज़्यादा है, एज 65 या उससे ज़्यादा है, तो आपको जो कितना मिलेगा 2000 की एडिशनल स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। जो कि आपकी पहले कितनी 15,750, उसमें ये 2000 और ऐड हो जाएगा, तो आपकी कितनी हो गई 19,750। और अगर आप मान लो कि अगर टैक्स पेयर क्या है, ब्लाइंड भी है, तो उसको एक और डिडक्शन मिल जाएगी 2000 की। अगर वो सिंगल और एच है तो मिलेगी, ये सिंगल और एच है तो 2000 की है। तो ये कितनी हो गई आपकी, ये हो गई 21,750। तो ये इतनी डिडक्शन हो गई। और अब एक नया रूल क्या आ गया, जो आ गया शेड्यूल 1A का रूल। तो उसमें आपको अगर आप सिंगल और एच है तो आपको जो फिर जो डिडक्शन मिलेगी वो कितनी मिलेगी, फिर आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो आपको प्लस इसमें 6000 और हो जाएगा। तो ये आपकी कितनी हो गई 27,750 की आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। तो ये आपने याद रखना है। तो ये आपने इतना ध्यान रखना है कि इतने की आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। अगर आप क्या हो, मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली, मैरिड फाइलिंग सेपरेटली, या फिर आप QSS हो, तो आपके लिए कितनी होगी 1600। जहाँ पे आपको सिंगल और एच को लिए 2000 मिल रहा था, वहाँ अब आपको कितना मिलेगा, सिर्फ जो आपकी 15,700 ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो आपका कितना 31,500 हो जाएगा। इसमें फिर आपका 1600 ऐड होगा अगर आप 65 साल या उससे ऊपर के हो। और अगर आप ब्लाइंड भी हो तो एक और मिल जाएगी 1600 की। ये तो हो गई सिंगल पर्सन के लिए। अगर दूसरा पर्सन भी 65 साल से ऊपर का है तो फिर ये उसको भी मिल जाएगी, और अगर वो भी ब्लाइंड है तो ये भी मिल जाएगी। अगर वो ब्लाइंड नहीं है, दोनों में से कोई सा भी, तो ये नहीं मिलेगी। अगर एक बंदा 65 से कम है तो ये नहीं मिलेगी। तो ये इस तरह से आपने देख के चलना है। अब बात करते हैं जो कि यहाँ लिखा भी है, ऑफिशियल 2025 लॉ अपडेट हुआ है, जो उसमें एनहांस सीनियर डिडक्शन। तो 2025 से 2028 तक इलिजिबल पर्सन की एज के लिए जो आपको एक अलग से जो डिडक्शन मिल रही है, अगर वो पर्सन 65 साल या उससे ज़्यादा का है तो वो अप टू 6000 की क्या कर सकता है, सेपरेट शेड्यूल 1A की डिडक्शन ले सकता है। अगर बोथ स्पाउस क्वालिफाई करते हैं तो फाइलिंग करते हैं ज्वाइंटली, तो उसको मैक्सिमम 12,000 की एडिशनल एनहांस सीनियर डिडक्शन मिल जाएगी। उसके लिए उनके पास क्या होना चाहिए, वैलिड एसेसन रिक्वायर्ड है, सोशल सिक्योरिटी नंबर उनके पास होना चाहिए। और जो मैरिड टैक्स पेयर है वो जॉइंट रिटर्न फाइल करते हो, और स्टैंडर्ड और आइटमाइज दोनों को, दोनों में से एक ही वो क्लेम करें। या तो ये नहीं होना चाहिए कि एक स्टैंडर्ड कर रहा है और एक आइटमाइज कर रहा है। या तो वो स्टैंडर्ड क्लेम करे या फिर आइटमाइज करे, दोनों एक साथ
उसमें क्या होगी, अवेलेबल होगी। और उसमें उनकी इनकम भी देखी जाएगी कि उनकी इनकम जो है वो मैगी वो 75,000 या फिर 1,50,000 से क्या ना हो। अगर मैगी उनकी 75,000, अगर वो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली है तो 1,50,000 से अगर ऊपर है तो फिर 6% ऑफ एक्सेस उससे क्या कर दी जाएगी, वो रिड्यूस कर दी जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, 2,000 और 1,600, 2,000 किसके लिए, सिंगल और एच के लिए, और 1,600 किसके लिए, मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली, मैरिड फाइलिंग सेपरेटली के लिए 1,600 है। और 6,000 को हम क्या मानेंगे, इनको अलग अलग डिडक्शन मानेंगे, इनको एक ही नहीं मानना है। मतलब 2,000 की भी मिलेगी, 1,600 की भी मिलेगी और 6,000 की भी, जो मैंने आपको एक एग्जांपल बना के बताया था उसमें। और अगर मैरिड फाइलिंग सेपरेटली है तो उसके केस में उसको सीनियर डिडक्शन, जो एनहांस सीनियर डिडक्शन है, वो उसको क्लेम नहीं कर सकता। अगर बंदा ब्लाइंड है और अंडर 65 है तो फिर भी उसको क्या मिलेगी, एडिशनल क्या मिलेगी, ब्लाइंड के केस में एडिशनल उसको डिडक्शन मिलके चलेगी। और अगर वो मान लो 65 साल से कम है, एक बंदा मान लो उसकी एज कितनी है, 65 से कम है, तो और वो क्या है, ब्लाइंड है, तो तब भी उसको कितने की मिल जाएगी, 2,000, या फिर जो 1,600 है उसकी मिल जाएगी। 65 से कम है, ब्लाइंड है, तो उसको जो सीनियर वाली डिडक्शन है, एनहेंस सीनियर डिडक्शन, वो नहीं मिलेगी। कहने की बात ये है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन से समझ लेते हैं कि रकेल है जिसका सिंगल है वो, और एज उसकी कितनी है, 67 है। मैगी का जो उसकी अमाउंट है वो कितनी है, 70,000। वैलिड एसेसन है उसके पास, और स्टैंडर्ड डिडक्शन वो चूज करती है। तो टोटल जो रिडक्शन है वो कितने मिल जाएगी, बेसिक उसको कितना मिलेगा, क्योंकि सिंगल है, स्टैंडर्ड डिडक्शन तो उसको 15,750। एज कितनी है, 67 से ऊपर है, 65 से ऊपर है, तो 2,000 की एडिशनल मिल गई। और सीनियर भी हो गया तो 6,000 की और मिल गई। और उसकी मैगी कितनी है, वो 75 को एक्सीड नहीं कर रही, तो उसकी जो टोटल बन जाएगी वो कितने बन जाएगी, ये तो हो गई उसकी स्टैंडर्ड डिडक्शन। और सेपरेट जो उसको एनहांस मिलेगी वो कितने मिलेगी, 6,000। और कंबाइंड रिडक्शन बिफोर QBID कितनी है, 23,750 उसकी बन के चलेगी। इसका जो टोटल करेंगे वो कितना हो जाएगा, 23,750। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है। और इसमें ऐसा ही एक प्रैक्टिकल MCQ भी हमने दिया है, तो वो भी आपने क्या करना है, करके चलना है। उसके बाद बात करते हैं पर्सन नॉट एलिजिबल फॉर स्टैंडर्ड डिडक्शन। कौन से ऐसे बंदे हैं जो स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, वो हम आपने आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए मतलब कि नो स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब क्या है, कि जहाँ पे आपको कोई भी स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगी उसको बोलते हैं कि आपको मान लो कि आप क्या करते हो। सबसे पहले लिखा है MFS टैक्स पेयर हु स्पाउस आइटमाइज डिडक्शन। मान लो आप क्या हो, मैरिड फाइलिंग सेपरेटली रिटर्न फाइल कर रहे हो, और आपका जो स्पाउस है वो क्या ले रहा है, वो आइटमाइज डिडक्शन ले रहा है, और आप ले रहे हो स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो यहाँ पे आपको क्या नहीं मिलेगी, फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए वो एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपने कोई ऐसी रिटर्न भरी जो कि आपकी शॉर्ट पीरियड की रिटर्न है, मतलब रिटर्न का जो टाइम है वो आपका 2-3 महीने का ही है, और उतने तक की ही आपने रिटर्न भरी वो, तो तब भी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगी। मतलब कि 3 महीने की आपने रिटर्न भरी तो तब भी आपको नहीं मिलेगी। और
अगर आप क्या हो, नॉन रेजिडेंट हो या फिर ड्यूअल स्टेटस एलियन हो, अगर आप पे को क्या ना हो, अगर आप पे कोई एक्सेप्शन या इलेक्शन आपने ना ले रखा हो, तो फिर भी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगी। मतलब कहने की बात है, नॉन रेजिडेंट को स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलती। और उसके बाद लिखा हुआ है कि जो एनआरए है वो स्पाउस वैलिड फुल ईयर रेजिडेंट इलेक्शन अगर करता है तो वो रेजिडेंट रूल को क्या कर रहा है, यूज उसके हो सकते हैं। तो उस केस में वो क्या बन सकता है, वो उसमें वो स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकता है। तो उसको क्या देखना होगा कि ए नॉन रेजिडेंट स्पाउस हु मेक ए वैलिड इलेक्शन टू बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट मे यूज हिज स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर रेजिडेंट रूल। अगर दोनों हस्बैंड वाइफ क्या कर रहे हैं, उनमें और नॉन रेजिडेंट थे, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स दे रहे हैं, तो वहाँ पे वो स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हैं। एलिजिबल स्टूडेंट और बिजनेस अप्रेंटिस फ्रॉम इंडिया may claim the standard deduction under the US-India Treaty when the treaty condition are met। अगर कोई ऐसी कंडीशन मेट करती है तो वो वहाँ पे क्या ले सकते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट, पार्टनरशिप, स्टेट, ट्रस्ट और कॉरपोरेशन डू नॉट क्लेम एन इंडिविजुअल स्टैंडर्ड डिडक्शन। कोई पार्टनरशिप है, स्टेट है या फिर ट्रस्ट है, कॉरपोरेशन है, तो वो स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या होती है, ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए ही होती है। तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको बताए। ये इस तरह के ही इसमें एक क्वेश्चन बना के दिया हुआ है कि जिसमें जो प्रिया है वो 2025 में क्या कर रही है, ड्यूल स्टेटस होल्ड किया हुआ है और फुल ईयर रेजिडेंट इलेक्शन वो नहीं करती, तो उसको क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, नहीं मिलेगी। और वो क्या, लेकिन वो किसके लिए एलिजिबल हो सकती है, वो आइटमाइज डिडक्शन के लिए वो पॉसिबल हो सकती है, उसकी एलिजिबिलिटी। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी आपने देखना है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर डिपेंडेंट के लिए। ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये वाला क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको मार्क कर लो, नम आने ही आना है। लिखा हुआ है कि ए पर्सन हु कैन बी क्लेम्ड एज अनदर टैक्स पेयर डिपेंडेंट रिसीव ए लिमिटेड स्टैंडर्ड डिडक्शन। अगर कोई पर्सन आपको किसी भी उसमें क्या कर रहा है, आपको डिपेंडेंट क्लेम कर रहा है, तो आपको कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। जो फॉर्मूला बना है वो मेनली अर्न इनकम पे बना है, नॉट टोटल इनकम के बेस पे। तो किसको देखना है, अर्न इनकम को देखना है। तो रूल क्या है डिपेंडेंट स्टैंडर्ड डिडक्शन का, ग्रेटर ऑफ कितना, 1350, या फिर क्या लिखा है, और अर्न इनकम प्लस 450। मतलब कि ग्रेटर कितना, 1350 और कितना, 450 प्लस कितना, अर्न इनकम। इनमें से जो ज़्यादा होगा वो आपका कंसीडर किया जाएगा। और मैक्सिमम जो रेगुलर स्टैंडर्ड डिडक्शन है, वो डिपेंडेंट की फाइलिंग स्टेटस जनरली क्या होगा, वो आपका सिंगल, और उसके लिए कितनी होगी, 15750। और इफ डिपेंडेंट की एज कितनी है, 65, अगर वो ओल्डर है, ब्लाइंड है, तब वो उसके लिए 2000 या फिर 1600 वो क्या होगी, आफ्टर अप्लाइंग द बेसिक डिपेंडेंट फॉर्मूला। मतलब ये फॉर्मूला लगाने के बाद ही ये वाली कंडीशन, ये जो एडिशनल जो आपको मिल रही है, ये अप्लाई होंगी। तो अर्न इनकम क्या होती है, अर्न इनकम में आएगा आपका वेजेज, सैलरी, टिप्स, प्रोफेशनल फीस और टैक्सेबल स्कॉलरशिप, फेलोशिप अमाउंट ट्रीटेड एज अर्न इनकम फॉर दिस पर्पज। उसमें क्या आएगा, डिविडेंड, इंटरेस्ट, कैपिटल गेन डू नॉट इंक्रीज द इंटरेस्ट पोर्शन ऑफ द, यानी कि ये चीज़ें इसमें क्या नहीं होंगी, ये इसमें इंक्लूड नहीं होंगी। ए बिजनेस लॉस कैन
रिड्यूस अर्न इनकम फॉर दिस फॉर्मूला। तो क्वेश्चन देखते हैं सीधा। क्वेश्चन से हमें सारी चीज की क्लैरिटी आ जाएगी। एलेक्स एज कितनी, 17, सिंगल है, कैन बी क्लेम्ड बाय हिज पेरेंट, वो अपने पेरेंट्स के द्वारा क्लेम किया जाता है। ही हैज 900 ऑफ द वेजेज, कितनी वेजेज है, 900, एंड 4000 ऑफ डिविडेंड। ही इज नॉट ब्लाइंड, व्हाट इज द स्टैंडर्ड। तो मैक्सिमम जो मिनिमम अमाउंट है वो कितनी, 1350, और अर्न करा कि कितना उसने, कितना 900 प्लस 450, तो ये कितना हो गया, 1350। तो दोनों में से ग्रेटर क्या होगा। वैसे यहाँ पे क्वेश्चन में हम क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं 1000, 1000 मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, मिनिमम अमाउंट कितनी है, 1350, और 450 प्लस अर्न इनकम कितनी होगी, 1000, तो ये कितनी होगी, 1450। दोनों में से ज़्यादा क्या है, 1450, तो हम यहाँ पे 1450 इसको काउंट कर लेंगे। और जो डिविडेंड की इनकम है वो डज नॉट इंक्रीज द डिपेंडेंट स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो वो आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन को इंक्रीज नहीं करेगी। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है सेम जो मैंने अभी आपको कराया है, उसी तरह का ये क्वेश्चन है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो उतना ही क्वेश्चन आएगा, उससे बड़ी कैलकुलेशन का वैसे आएगा नहीं। तो आपने उसको देख के चलना है। जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ही पढ़ लेना, एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। इतनी लंबी क्लास जानी नहीं थी जितनी लंबी चली गई हमारी, 1.5 घंटे के अंदर हमने क्लास को ख़त्म करना होता है। तो इतनी लंबी चलेगी तो ये फुल लेक्चर ही बन जाएगा। तो वैसे नोट्स जो हैं आपको पढ़ने में इतना टाइम नहीं लगेगा। अगर आप इस क्लास को 2 की स्पीड पे देखोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, 1.5 की देखोगे तो भी बेनिफिशियल रहेगा, ताकि आपको रिवीजन के टाइम पे हेल्प मिले। और ये ही नोट्स आप अगर पढ़ के जाते हो तो 100% है कि आपने अगर एलएमएस के क्वेश्चन प्लस आपने 10 मॉक टेस्ट, और वो मॉक टेस्ट ऐसे वैसे मॉक टेस्ट नहीं है कहीं आप ये सोचो कि ऐसे ही एआई से बने हुए मॉक टेस्ट होंगे, क्योंकि आजकल एआई से बने हुए क्वेश्चन बहुत मिल जाएंगे आपको। वो ऐसे मॉक टेस्ट हैं कि वो कॉन्सेप्ट बेस पे ही बने हुए मॉक टेस्ट हैं। थैंक यू। तो इसके लिए आपको यही देखना है कि उस एलएमएस के क्वेश्चन इसी तरह के क्वेश्चन है। और जो मैंने आपको प्रैक्टिकल मतलब कि मेन क्लास में पढ़ाया वो तो हमारी और भी ज़्यादा क्या थी, इससे ज़्यादा डिटेल थी। उसका रीज़न क्या था कि उसमें तो मैंने एक कॉन्सेप्ट के साथ, जैसे ही एक टॉपिक आता है 4 से 5 एमसीक्यू भी साथ में कराए हैं। तो मैं उस लेवल की तैयारी इसलिए करा रहा हूँ कि क्योंकि मैं किसी का भी, आई एम लिखिंग द स्पीड, तो मैं वही बात कह रहा हूँ कि मैं किसी भी बच्चे का ये नहीं चाहता कि किसी का भी 30,000, चाहे आप मान लो खुद भी कमाते हो, लेकिन 30,000 बहुत होता है, किसी का भी लूज ना हो, और अपना एग्ज़ाम जल्दी पास कर पाओ और अपना टाइम बचाओ, क्योंकि टाइम और एनर्जी हमारे पास बहुत ही लिमिटेड है। अगर हम इसको लाइटली लेंगे तो हमें खुद नहीं पता लगेगा कब टाइम बीत गया। अगर आपकी एज 20 से 25 के बीच में है, और इस टाइम अगर आप इतना एफर्ट्स लगा के पढ़ रहे हो, तो आप आने वाले 40 साल तक अपने आप के लिए रिटायरमेंट ले सकते हो। अगर आप अभी 40 साल के हो तो अगले 2-3 साल ऐसी मेहनत कर लो कि आप उस लेवल पे पहुंच जाओ कि 50 की एज में आप रिटायरमेंट ले लो, अच्छी जगह अपना इन्वेस्टमेंट करके एक पैसिव इनकम जनरेट कर लो। और आप एक प्रोफेशनल बन जाओगे ना जब, तो जॉब को उस टाइम आपने लीव कर देना है। मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ, जॉब में रहोगे चाहे आपको 25 लाख का पैकेज मिल रहा है, 30 का, उसमें घूमते रह जाओगे, फ्रीडम नहीं मिलेगी, लाइफ कब खत्म हो गई पता नहीं लगेगा, बच्चे कब बड़े हो गए, उनकी शादी होती, वो आपको इग्नोर मारेंगे जैसे ही आप 60 साल के ऊपर के हो जाओगे। तो कोशिश ये करो कि अपने आप को उतना टाइम दे लो, क्योंकि सब अपनी लाइफ जीने आते हैं यहाँ पे,
चाहे वो आपके बच्चे हो, चाहे आपके पेरेंट हो, या फिर आपके स्पाउस हो। अपने आप को टाइम दो, अपने आप को इतना मत झोंको पैसे के पीछे। उसको कमाने का अभी से ऐसा जरिया बना लो कि आपने 1-2 साल में उतना कमा लेना है कि उससे मल्टीपल सोर्स से इनकम जनरेट कर सको, और आप अपने आप को एक बॉस ट्रीट कर सको। 30 लाख के पैकेज पे भी हैं लोग, 1 करोड़ के पैकेज पे भी है, वहीं के वहीं पे उस लूप होल में फंसे हुए हैं। और एक बंदा है जो 30 हजार में भी खुश है। तो अपने आप को इतना वो रखो कि आपने है ना, आर्टिफिशियल चीजों की तरफ नहीं भागना। अभी आपको लग रही होंगी वो चीजें कि बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। वो सारी चीजें आने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन आपने क्या करना है, एक अच्छा प्रोफेशनल बनने के बाद मल्टीपल इनकम क्रिएट करनी है। और वो मल्टीपल इनकम क्रिएट करने के बाद अपना खुद का, आप पे डिपेंड करता है कि आपका कितना हो सकता है पैकेज। 20 लाख भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। ईए के बेस पे ही बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप सीपीए कर लेते हो, वर्चुअल सीएफओ बन जाते हो, तो आपका पैकेज 50 लाख प्लस ही जाएगा। इतना मैं आपको बता दूं। तो उसके लिए आपको, जो मैं वही कह रहा हूँ कि कनेक्टेड रहोगे तो सारी चीज़ें बताते चलेंगे। अदरवाइज तो आप पढ़ के निकल जाओगे और मैं भी अपना आगे के स्टूडेंट के साथ बिजी हो जाऊंगा। तो वही कह रहा हूँ कि मल्टीपल सोर्स की इनकम जनरेट करो और अपने आप को फ्री रखो। तब आप जाके अपनी फ्रीडम से लाइफ जी पाओगे। और आगे उसको सैलरी पर्सन कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाते, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। जो भी इनकम कमा रहे हो उससे अपने खर्चों को कम करके हाई स्टैंडर्ड, जरूरी नहीं है कि हमने किसी गुड़गांव के बहुत बड़े उसमें वो लेना है और वहाँ जाके, वो कुछ नहीं है, सब दिखावे हैं। वो जो बिजनेसमैन है उनके पास तो अच्छी इनकम होती है। लेकिन अगर सैलरी क्लास पर्सन है, उसको अपने इनकम के सोर्स बना लेने चाहिए। कि उसके पास ऐसे सोर्स होना चाहिए, अगर वो महीने का 2 लाख कमा रहा है तो उसका मल्टीपल सोर्स से ऐसी इनकम आनी चाहिए कि आपके जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, या फिर इधर उधर रहते हैं अपनी सिटी में, कोई इस तरह के सोर्स बना लो कि वहाँ से आपका रेंटल इनकम ही आती रहे। तो उससे भी आपका जीवन अच्छा चलेगा। चलो, अभी हम आगे की बात करते हैं क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है। फिर नहीं तो ये क्लास और लंबी चली जाएगी। किडी टैक्स की बात करते हैं। किडी टैक्स क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मार्क कर लो इसको भी। ये दोनों टॉपिक जो है, अगर इसको फुल उसमें देखना है तो आपको लाइव, जो हम है, या फिर आपने कहीं पे भी आपने ज्वाइन किया था तो वहाँ पे भी आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे तो हम इसको थोड़ा शॉर्ट में ही बताएंगे। तो किडी टैक्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना है कि किडी टैक्स का पर्पज है कि जो पेरेंट इनकम कमाता है। किडी टैक्स का मतलब ये है कि जो, मान लो आपके पेरेंट हैं, वो क्या करते हैं कि इनकम कमा रहे हैं, और उस इन्वेस्टमेंट इनकम को वो क्या कर रहे हैं, अपने चाइल्ड के उसमें ट्रांसफर कर रहे हैं। उस इनकम को अपने चाइल्ड के उसमें अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, ताकि उस पे क्या लगे, उस पे लोअर टैक्स लगे। क्योंकि अगर मान लो आपकी एक हाई इनकम है और आप पे टैक्स लग रहा है 35%, और जो चाइल्ड का रेट होगा वो कितना होगा, 10%। तो आपने क्या किया, आप मान लो यहाँ पे कितना, 50 लाख कमा रहे थे, $50 लाख। तो यहाँ पे आपको 35 देना पड़ता। आपने क्या किया, इसमें से 50 लाख, 25 लाख क्या किया, यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। इससे क्या हुआ कि आप टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे हो। तो इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए क्या किया गया, किडी टैक्स का इसके लिए क्या हुआ, किडी टैक्स को यहाँ पे जन्म हुआ। और यहाँ पे किडी टैक्स के रूप में एक टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ, उसको ही बोलते हैं हम किडी टैक्स। तो किडी टैक्स क्या होता है, सबसे पहले तो क्या होता है ये, बेनिफिट ऑफ शिफ्टिंग इन्वेस्टमेंट इनकम टू ए चाइल्ड। मतलब कि आपने बेनिफिट शिफ्ट कर दिया अपने इन्वेस्टमेंट का अपने चाइल्ड की उसमें। इट अप्लाई टू स्पेसिफाइड चिल्ड्रन विद अनअर्न्ड इनकम
यूज द पेरेंट टैक्स रेट व्हेन इट इज हायर देन द चाइल्ड रेट। अनअर्न इनकम जो है वो आपकी जो पेरेंट टैक्स है उस रेट से क्या है, हायर देन द चाइल्ड रेट। और ये किस पे लगती है, अनअर्न इनकम पे ये लग के चलती है। तो अब देखना है इसकी कंडीशन क्या है, ऑल मस्ट बी मेट। अगर ये कंडीशन मेट होती है तो ही टीडी टैक्स देखेंगे। तो चाइल्ड हैज मोर देन 2700 ऑफ अनअर्न इनकम। तो सबसे पहले क्या है, जो अनअर्न इनकम है वो मोर देन 2700 होनी चाहिए, और चाइल्ड रिटर्न फाइल करने के लिए रिक्वायर्ड हो। द चाइल्ड इज रिक्वायर्ड टू फाइल ए रिटर्न, और उसकी एज अंडर कितनी, 18। याद रखना अंडर 18 टीडी टैक्स के लिए कितना है, अंडर 18, या फिर जो उसकी एज है 18, या फिर अर्न इनकम हाफ स्पोर्ट से कितना है, ज़्यादा नहीं है। कितना, द चाइल्ड इज अंडर 18 या फिर एज 18 विदाउट अर्न इनकम ग्रेटर देन हाफ ऑफ द स्पोर्ट, एज 18 से कम हो, या फिर अगर एज 18 है और उसकी जो अर्न इनकम है वो हाफ स्पोर्ट से क्या हो, ज़्यादा नहीं हो। और फुल टाइम स्टूडेंट एट लीस्ट, अगर वो फुल टाइम स्टूडेंट है तो एज कितनी, 19 और 24 विदाउट अर्न इनकम ग्रेटर देन द हाफ ऑफ स्पोर्ट। तो मतलब कहने की बात है, अगर वो फुल टाइम स्टूडेंट है और उसकी एज 19 से 24 साल के अगर वो है, तो उसकी जो अर्न इनकम है वो हाफ स्पोर्ट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये ही इसका एक मेन रूल है, ये आपको समझना है। और एट लीस्ट वन पेरेंट इज अलाइव एट ईयर एंड, और उसके पेरेंट में से एक तो कम से कम जिंदा रहना चाहिए। दोनों होंगे तो ठीक है, नहीं तो एक तो रहना चाहिए ही चाहिए। और चाइल्ड ज्वाइंट रिटर्न फाइल ना करता हूँ, और चाइल्ड डज नॉट फाइल ए ज्वाइंट रिटर्न। अनअर्न्ड इनकम कौन सी होंगी वो देखना है हमने, जैसे कोई टैक्सेबल इंटरेस्ट, डिविडेंड, कैपिटल गेन, रेंट, रॉयल्टी, टैक्सेबल नॉन W2 स्कॉलरशिप, और अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन। ये भी याद रखना है, अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन एंड सर्टेन ट्रस्ट इनकम। तो ये सब क्या होगी, अनअर्न्ड इनकम होगी। और फॉर्म 8615 compute tax on net earned income using the parent tax rate when higher। तो जो कॉमन नो अर्न इनकम एग्जाम के लिए जो शॉर्टकट है वो क्या है, 135 is generally protected by the dependent standard deduction। Next, 135 is generally taxed at children rate, excess over 2700 enter the parent rate computation, use the actual form 8615 method when the facts are complex, more complex। तो यहाँ पे इसको समझते हैं, सबसे पहले हम ये क्या बोल रहे हैं। तो जो फर्स्ट 1350 की इनकम है वो क्या होगी, इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगली जो 1350 होगी उस पे जो टैक्स लगेगा वो चाइल्ड रेट से लगेगा। ठीक है, तो यानी कि जो 2700 की इनकम होगी यहाँ तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि यह तो चाइल्ड टैक्स लगा। यहाँ तक पेरेंट की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इसके ऊपर जो इनकम आएगी, इसके ऊपर जो इनकम आएगी उसके ऊपर ही हमने क्या लगाना है, पेरेंट टैक्स लग के चलेगा। ये बात याद रखनी है। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन से हमें वो सारी चीज समझ में आ जाएगी।
की टैक्स के लिए सबसे पहले तो ये अप्लाई किस पे होते हैं, अर्न इनकम पे। वेजिस पे ये अप्लाई नहीं होगी। दूसरी बात, एज 18 और 19 से 23 अगर रिक्वायर्ड है तो अर्न इनकम वर्सेस स्पोर्ट टेस्ट हमने देखना है। और चाइल्ड इज नॉट क्लेम एज ए डिपेंडेंट। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन से हमें ये सारे फैक्ट समझ में आएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एमा एज कितनी है, 15, हैज 5,000 ऑफ टैक्सेबल इंटरेस्ट, कितना 5,000, नो अर्न इनकम, कोई उसकी अर्न इनकम नहीं है, एंड नो आइटमाइज डिडक्शन भी उसकी कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम सिंप्लीफाइड क्वेश्चन, द पेरेंट रेट कितना है, 24%, कितना रेट है, 24%, एंड चाइल्ड रेट कितना है, 10%। व्हाट इज द टोटल टैक्स, हमने उसका टोटल टैक्स बताना है। तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन करोगे, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन करते हैं या उसकी प्रैक्टिस करनी है, वो कैसे करनी है, आपने 5,000 ऊपर लिखना है, उसके बाद इसको ऐसे बांट देना है। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, उसकी क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने हैं, 1,350। और तो 5,000 में से हमने कितना लेस करना है, 1,350। तो जो टैक्सेबल इनकम बचेगी वो कितनी बचेगी, 3,650। अब इस 3,650 में से, अब ये 3,650 हमारे पास बची है। अब हमने इसमें देखना है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, जो ये 5,000 था, जो ये कितना था, 5,000, इसमें से 1,350 तो ऐसी इनकम थी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की, उसका तो कुछ नहीं होगा। और अगली 1,350 किसकी इनकम थी, वो किसकी थी, वो थी चाइल्ड की टैक्स की इनकम। तो इस पे तो कौन सा टैक्स लगेगा, इस पे चाइल्ड टैक्स लगेगा। तो बच कितना गया इसमें से, ये बच गया 2,300। तो ये 2,300 हम यहाँ लिख लेंगे, 2,300। तो जो ये बचा, इस पे तो लगेगा क्या, चाइल्ड टैक्स। तो 1,350 पे कौन सा टैक्स लगेगा, चाइल्ड का रेट कितना, 10%। तो 10% करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 135। और इस पे किसका रेट लगेगा, इस पे पेरेंट का रेट लगेगा। एक तरफ आपने पेरेंट लिख लेना है, एक तरफ आपने चाइल्ड लिख लेना है। तो इस पे लगाएंगे हम, तो ये हो जाएगा 552। इन दोनों को हम क्या करेंगे, अगर जोड़ देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका टोटल टैक्स आ जाएगा, जो कि आपका बनेगा 687। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन करना है। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद बात करते हैं हम रिटर्न ड्यू डेट और फॉर्म 4868 एंड पेमेंट रूल। इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले आपने जो बात याद रखनी है, जो डेट आपने याद रखनी है, वो रखनी है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल की डेट आपने याद रखनी है। ये क्या होती है, ये इंडिविजुअल के फाइलिंग की डेट होती है, ये आपने याद रखनी है। दूसरी बात, मान लो आपका 2025 की आपकी रिटर्न भरनी है इंडिविजुअल के लिए, तो फॉर्म लगेगा उसके लिए 1040। और उसके जो डेट होगी वो कौन सी होगी, 15 अप्रैल 2026 उसकी डेट मानी जाएगी। और अगर आप उसमें 4868 एक फॉर्म होता है, जिससे आप एक्सटेंशन ले सकते हो 6 महीने की, मतलब कि आप बोल रहे हो कि भाई अभी मैं रिटर्न नहीं भर रहा हूँ, मैं रिटर्न बाद में भरूंगा। तो 4868 की क्या ले सकते हैं, फॉर्म भर के फाइलिंग की एक्सटेंशन ले सकते हैं। कब तक, अगले 6 महीने के लिए। तो अक्टूबर 15 तक की वो एक्सटेंशन ले सकते हैं, अप्रैल 15 से लेके और अक्टूबर तक 15 तक हमारे कितने मंथ बन जाते हैं, 6 मंथ बन जाते हैं। तो इसके ये क्या है, ये जो ड्यू डेट है ये किसके लिए है,
ये आपकी फाइलिंग के लिए ड्यू डेट है। तो इसके ये किसकी डेट है, ये आपकी फाइलिंग की डेट है। अगर आप 15 अक्टूबर तक फाइलिंग करते हो तो आपको फाइलिंग पे कोई भी टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर आपका टैक्स की पेमेंट है तो टैक्स की पेमेंट तो आपको 15 अप्रैल तक ही करनी पड़ेगी। अगर आप 15 अप्रैल मान लो आपने एक्सटेंशन ले ली और टैक्स की पेमेंट नहीं करी, तो फिर आप पे उस पे क्या लगेगा, उस पे आपका पेनल्टी लग जाएगी। वो आपने याद रखनी है कि ये जो डेट होती है ये सिर्फ रिटर्न फाइल करने की डेट होती है, और रिटर्न फाइल के लिए ही आपको क्या मिलती है, 4868 में आपको एक्सटेंशन मिलती है 15 अक्टूबर तक की। अगर आप का कोई टैक्स ड्यू है 15 अप्रैल तक उसको भर देना है। अगर आप 15 अप्रैल तक वो टैक्स नहीं भरते और आप सोचते हो कि मैंने तो एक्सटेंशन ले ली 15 अक्टूबर तक की, तो ये आपके लिए बिल्कुल ही डेंजर सिचुएशन हो जाएगी। आपने जो सोचना है कि टैक्स तो मुझे 15 अप्रैल तक ही भरना है। अगर मैं 15 अप्रैल के बाद टैक्स भरता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैंने तो अक्टूबर तक की एक्सटेंशन ले ली है, तो उसमें आपको 6 महीने का उस पे पेनल्टी भी लग सकती है। मतलब जितने दिन तक आपने टैक्स नहीं भरा उतने दिन तक की आप पे लेट पेमेंट की इंटरेस्ट भी लगेगा और पेनल्टी भी लग के चलेगी। तो ये आपने बात याद रखनी है। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई यूएस सिटीजन और रेजिडेंट एलियन लिविंग और वर्किंग एब्रोड में क्वालिफाई एन ऑटोमेटिक 2 मंथ एक्सटेंशन ऑफ 15 जून। मान लो कोई बंदा ऐसा है जो कि आपका यूएस सिटीजन है और रेजिडेंट एलियन है, लेकिन वो क्या, वो बाहर काम कर रहा है, कोई मिलिट्री में अगर वो काम कर रहा है, या फिर वो आपका नेवी में काम कर रहा है, या फिर अपने यूएसए से बाहर काम कर रहा है, तो उसको 2 महीने की ऑटोमेटिक एक्सटेंशन मिल जाती है। उनकी जो डेट होती है वो 15 जून की डेट मानी जाती है फाइलिंग की। लेकिन अगर वो उसको एक्सटेंशन ले लेता है फिर उसके बाद 15 जून के बाद, तो उसको फॉर्म फाइल करना पड़ता है। 4868 का उसको फॉर्म फाइल करना पड़ता है। और ये फॉर्म अगर वो फाइल करता है तो उसको अगले 4 महीने के लिए और एक्सटेंशन मिल जाएगी 4 मंथ के लिए। तो मैक्सिमम उसको भी सिर्फ अक्टूबर 15 तक ही एक्सटेंशन मिलेगी। बस उनको फ़ायदा ये मिल जाएगा कि उनकी जो ड्यू डेट है उनको 15 जून तक उनको फाइलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। औरों के लिए वो 15 अप्रैल है या उनकी 15 जून हो जाएगी। लेकिन अगर उनको और भी एक्सटेंशन चाहिए तो 4868 उनको फाइल करना पड़ेगा। उनके लिए भी ये सेम कंडीशन है कि उनको टैक्स तो 15 अप्रैल तक ही जमा कराना पड़ेगा। और उसके बाद बात करते हैं एक कैलेंडर ईयर नॉन रेजिडेंट एलियन विद वेजेस सब्जेक्ट टू यूएस विद होल्डिंग जनरली यूज द 4 मंथ ऑफ ड्यू डेट। वन विदाउट सच वेजेस जनरली यूज द 6th मंथ ऑफ द ड्यू डेट। तो ये बात भी आपने याद रखनी है कि एनआरए जो कि आपका विद वेजेस है, तो उसको जो विद होल्डिंग है तो वो जनरली उसका क्या होगा, 15 अप्रैल ही होगा उसकी डेडलाइन। अगर उसकी कोई भी वेजिस नहीं है तो फिर उसके लिए जून वाली डेडलाइन होके चलेगी। और एग्जाम में क्या ट्रैप है वो आपने देखना है कि जो फॉर्म है 4868 ये क्या है, एक्सटेंशन है किसके लिए, फाइलिंग के लिए। और ये टैक्स के लिए एक्सटेंशन नहीं है। और अगर कोई वीकेंड या हॉलीडे या फिर कोई भी आ जाता है, मान लो 15 अप्रैल को आपका क्या आ गया, संडे आ गया, तो उस दिन आपका जो ड्यू डेट होगी वो फिर वो 16 अप्रैल हो जाएगी मंडे वाले दिन। यानी कि नेक्स्ट बिजनेस डे को आपका क्या माना जाएगा, आपका ड्यू डेट मानी जाएगी। और FBAR ऑटोमेटिक 15 एक्सटेंशन सेपरेट है और 4868 इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये भी आपने क्या रखनी है, बात याद रख के चलनी है। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपने कर लेना है। अब क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं बचा। तो अब हम जो बात करते हैं फाइनल, जो हम एग्जाम के लिए बात करेंगे अब,
वो अभी हमारा सिर्फ 2-4 मिनट का टॉपिक है, तो उसमें हम बात करते हैं कि अगर कोई सिंगल है, मैरिड फाइलिंग सेपरेटली है, तो उसकी बेसिक स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी है? वो है 15,750। अगर वो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली है या फिर क्वालिफाइड सेपरेट सर्वाइविंग स्पाउस है, तो 31,500 की उसको डिडक्शन मिलेगी मैक्सिमम स्टैंडर्ड। और एच को 23,650 की। अगर वो बंदा ब्लाइंड है और उसकी एज कितनी है, उसकी एज अगर उससे ज़्यादा है, तो वो उसमें भी उसको कितने की 2,000 की उसको क्या मिलेगी? डिडक्शन मिलेगी। ये एज के लिए अलग है। एज 65 साल से ऊपर है तो उसके लिए 2,000। अगर ब्लाइंड है तो 2,000 वो अलग है। अगर वो सिंगल और एच है तो 2,000 है। अगर वो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली या फिर क्यूएसएस है तो फिर वो 1,600 की होके चलेगी। एनहांस सीनियर के लिए 6,000 ईच। और फेज आउट जो है उसके लिए 75,000 या फिर मैरिड फाइलिंग के लिए 1,50,000 माना जाएगा। और क्यू आर ग्रोस इनकम, मतलब कि क्वालिफाइड रिलेटिव के लिए ग्रोस इनकम लेस देन होनी चाहिए 5,200। इसके एमसीक्यू हमें आपने प्रैक्टिस एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिलके चलेंगी। डिपेंडेंट डिडक्शन, अगर डिपेंडेंट डिडक्शन कब मिलेगी? आपने देखना है कि ग्रेटर किसमें 1,350 और अर्न इनकम प्लस 450 में से जो ग्रेटर होगा वो आपकी डिपेंडेंट डिडक्शन होगी। किडी टैक्स के लिए रूल था कि जो अर्न इनकम है वो आपकी $2,700 से ज़्यादा होनी चाहिए। और फॉर्म 8814 के लिए चाइल्ड ग्रोस इनकम लेस देन 1,350 होनी चाहिए। और एफ बी आर के लिए जो है एग्रीगेट, वो आपकी मोर देन 10,000 एनी टाइम। ये आपने याद रखना है, एनी टाइम है यहाँ पे 10,000। और 2025 के लिए जो रिटर्न की ड्यू डेट है वो कितनी है? April 15, 2026। एक्सटेंशन के साथ आपकी 15 अक्टूबर तक वो जा सकती है। और उसके बाद आपका जो ये स्क्रीन बीच में रुकी हुई थी, तो जो आपने लास्ट टाइम पे जो चीज़ें पढ़नी है वो ये वाले सारे पॉइंट आपने एक बार रीड करने हैं। और इनको रीड करने के बाद आपने क्वेश्चन लगाओगे अब जितने भी, चाहे वो आपके किसी भी पब्लिकेशन के क्वेश्चन आप उठा लेना। अगर आपने ये सब अच्छे से पढ़ लिया आज, तो आज आप किसी भी पब्लिकेशन के चैप्टर 1 के क्वेश्चन लगा के देखो, तो वो आपके बन जाएंगे। तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ।